नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट आपका 5वां है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 25 महत्वपूर्ण कंसेप्ट सेशन की क्लास रहेगी। और इसका अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। यहाँ पर आपके यानी टीटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन आपको मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये दोस्तों राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। पहला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। पिछले जो सेशन था, जो हमारा मॉक क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, उसका यह मॉक क्वेश्चन है। प्रत्येक सेशन का, प्रत्येक मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करते हैं, फीडबैक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जिन्होंने 88 दिन कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? जी हाँ, अब आप बोलेंगे ये अत्यधिक तीव्र कैसा आ गया? अत्यधिक तीव्र मतलब होता है तेजी से घूमने वाला। तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है आपका मंगल है, शनि है, शुक्र है, ये बुध है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल सिलेक्शन चाहिए। जी हाँ, तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है, जिन्होंने बुध ग्रह पर क्लिक किया है, ऑप्शन मारा है, बहुत बहुत सही किया है। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बुध हम मरकरी की बात करते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसीलिए प्रश्न किया गया कि अत्यधिक तीव्र ग्रह यानी सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करने वाला, पूरा करने वाला आपका जो ग्रह है वह मरकरी है दोस्तों, क्योंकि सौर मंडल के 8 ग्रहों में यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और छोटा ग्रह भी है, छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन होता है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी जो है कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। इसलिए सबसे तेज ग्रह, सबसे तीव्र ग्रह के नाम से जाना जाता है मरकरी, अर्थात बुध ग्रह की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र अंत में बताइएगा कि 25 में से इस सेशन में, इस मॉक क्वेश्चन में आपका आंसर क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? हम सिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि पृथ्वी की सिस्टर बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चकित नहीं होना, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी का सिस्टर किसको कहते हैं? शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को या मंगल को कहते हैं? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? जी हाँ, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो आपका जवाब अगर शुक्र ग्रह है, आपका जवाब अगर शुक्र है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है, दूसरे नंबर पर है और सौर मंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। दोस्तों ऐसा नाम बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दो ग्रह बताना जिनके उपग्रह ही नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कौन है दोस्तों, चंद्रमा की बात करते हैं, ये उपग्रह की बात करेंगे। तो वैसे ही आपको बताना, ऐसे 2 ग्रह नाम बताना जिनके उपग्रह ही नहीं है। पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। देखिए, पृथ्वी और शनि के इनके भी उपग्रह हैं, बृहस्पति के भी है, मंगल शनि इनके भी है। ठीक है, तो किसके किनके नहीं है, जोड़ा में बताना है, 2 ग्रह बताना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बुध में नहीं है और शुक्र में, अर्थात हमारा जोड़ा में जो सही होगा बुध और शुक्र और बुध हो जाएगा, कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं, तो वह शुक्र और बुध ग्रह। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन क्लिक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, अगर सिलेक्शन पाना है
और सिलेक्शन का रास्ता तय करना है। और इन्वायरमेंट ईवीएस में अगर आपने सपना देखा है 30 का या 25+ का सपना देखा है, वो जरूर साकार होगा। आप लोग देखते होंगे यार सभी के 28, 29, ठीक है, 27 नंबर आते हैं ईवीएस में, आपके कम क्यों आ जाते हैं? यही रीजन है। हर एक सेशन, हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से स्टडी करना है और 25+ अब आपको भी स्कोर करना है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा और सिलेक्शन मिलेगा। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा भोर का तारा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा भोर का तारा, लेकिन यहां पर प्रश्न है कि शाम का तारा बताना है। तो दोनों कंडीशन जो है से दोनों कंडीशन का आंसर उत्तर सेम आएगा, ठीक है। तो शाम का तारा आए, भोर का तारा आए, एक ही नाम करना है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शाम का तारा, भोर का तारा, प्रभात का तारा, सुप्रभात का तारा, ये सारे आपके शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, मॉक क्वेश्चन है यह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। जी हाँ, वीवीआईपी के क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में कहते हैं। देखिए, चंद्रमा तो नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल, 3 ऑप्शन बचते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रह पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में कहते हैं, तो वह हमारा शुक्र की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे सर जितने भी आंसर आ रहे हैं शुक्र के आ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में एक ही 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। एक बार दिल से बोलिएगा जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो होता है, हम नया वर्ष किस महीने में मनाते हैं? जनवरी महीने में मनाते हैं। तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है जनवरी महीने में ही आती है। जी हाँ, वह उपसौर है क्या चीज़, ये समझ लेते हैं। वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उपसौर कहलाता है। जब ग्रह सूर्य से परे सबसे दूर होता है यह अपसौर कहलाता है। तो उपसौर अपसौर आपने समझ लिया। एक बार और रिपीट करूंगा, वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य सबसे नजदीक होता हो वह उपसौर कहलाता है। यानी नजदीक होगा ग्रह सूर्य से तो उपसौर कहलाएगा, और जब ग्रह सूर्य से परे यानी सबसे दूर होता है सूर्य से ग्रह, वह अपसौर कहलाता। तो अपसौर उपसौर आपने, उपसौर मतलब नजदीक, अपसौर मतलब दूर। तो जब पृथ्वी उपसौर पर होती है यानी जब पृथ्वी जो होता है ग्रह सूर्य के पास होती है, तो यह सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, और 9.1 करोड़ मील दूर होती है। और उपसौर की स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है। ये आपको नोट कर लेना, दिन भी आ सकता है। मंथ तो आपने जनवरी जान लिया, लेकिन दिन भी 3 जनवरी आपको नोट कर लेना है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें दोस्तों, नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा का चैनल है। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग अब फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके फेसबुक पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 15 से 20 दिनों में लगभग दोस्तों 2000, ठीक है, प्लस यहाँ पे फॉलोअर्स हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन नोट्स सारी कुछ जो भी हमसे होता है पूरी हेल्प और मदद करते हैं क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस, डेली, होम्स, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग करने वाले दोस्तों कोई नहीं, आपके स्वेस हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? सीमा भाग में, निफे भाग में, सियाल भाग में, या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट सर्वमान्य है। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो वह आप कहलाएगा दोस्तों निफे की बात करते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी के कोर में निकेल लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को निफे या निकेल फेरस कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? जी हाँ, बेसाल्ट चट्टानें, जो भूपृष्ठ होता है
किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए सीमा। भूपृष्ठ की किस परत में? तो भूपृष्ठ की सीमा के परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? जी हाँ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉलेज की बात कर रहे हैं, उसका स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी है, अप्राकृतिक साधन है, ज्वालामुखी क्रिया है, या भूकंप विज्ञान होगा? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? जी हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हम भूकंप विज्ञान की बात कर रहे हैं। वे स्रोत जिनसे प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उन्हें भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं, और इन स्रोतों के अंतर्गत ज्वालामुखी, भूगर्भिक क्षेत्रों में उद्भेदन द्वारा खनन क्षेत्र से प्राप्त चट्टानें एवं धरातलीय ठोस चट्टानें आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से संभावित है, ठीक है, संभावित प्रश्न है, कनेक्टेड है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। जी हाँ, हाई लेवल के प्रश्न हैं, क्योंकि हाई लेवल की तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन का रास्ता आसान होगा। जी हाँ, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 40, 45, 68, 90%। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो वह दोस्तों हमारा कहलाएगा 68% की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया गया है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स। तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक गहराई तक है? तो हमें 100% रिजल्ट चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए। तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 100 किलोमीटर तक, ठीक है। आपको याद रखना कि सिलेक्शन यहाँ पर 100% है। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो आपकी ये गोल गोल पृथ्वी है, बॉल की तरह आपने देखा होगा, जो ये पृथ्वी है जिसपे देशांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह तत्व, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम की बात करेंगे। अगर तत्व पूछा जाता है तो आपका एक ही नाम होगा, वह हम बात कर रहे हैं दोस्तों एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पृथ्वी की भूपटल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46.6% है, पृथ्वी की भूपटल में, ठीक है। और इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा कितना है? 27.7% है। और एल्युमिनियम यहाँ पर कितना दिया गया? 8.1%। और आयरन कितना दिया है? आयरन यहाँ पे 5% दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन पे आपके सिलिकॉन नहीं दिया गया है, और सिलिकॉन दिया जाता तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा है 8.1%। इसके बाद आयरन का 5% है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, दिया गया है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? जी हाँ, जो पृथ्वी का धरातल है कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, 38.7। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 29% के समथिंग है आपका 29। जी हाँ, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? लगभग 29, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो हमारा एक ही नाम आता है, वह दोस्तों नाम आता है इलाहाबाद की बात करेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में 42.5 डिग्री, ठीक है, ई देशांतर के आधार पर की जाती है, जो इसी देशांतर के संदर्भ रेखा पर स्थित है। भारत की मानक समय रेखा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतनी मानी गई है, और जो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन मिर्ज़ापुर नहीं दिया है, तो हमें इलाहाबाद क्लिक करना है। अगर मिर्ज़ापुर दिया रहे तो आपको मिर्ज़ापुर क्लिक करना है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि भूपृष्ठ का
कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? 80%, 75%, 95%, 68% की बात करें, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? आपका कमेंट आना चाहिए 75%। अर्थात आप समझ सकते हैं कि भूपृष्ठ पर सबसे ज्यादा किन शैलों का प्रतिशत है, तो आपको एक ही नाम करना, अवसादी शैलें 75%। 2-3 प्रश्न एक ही कंसेप्ट से हमारे, ठीक है, क्लियर हो जाते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में, आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला का जो होता है किस चट्टान में पाया जाता है? तो यह दोस्तों हम बात कर रहे हैं परतदार जो चट्टान होती है उसी में यह दोस्तों कोयला पाया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35% से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। और ऊर्जा के अन्य स्रोत में पेट्रोलियम, उसके बाद आपका ठीक है, कोयला के बाद पेट्रोलियम का नाम सर्वोपरि आता है। और विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित चट्टान नहीं है? जी हाँ, आपका रूपांतरित चट्टान की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा रूपांतरित चट्टान, ठीक है, ये चट्टानों का प्रकार है आपका। तो रूपांतरित चट्टान आपको बताना है कौन सा नहीं है। ग्रेनाइट, स्लेट, संगमर, स्फटिक। तो देखिए, जो आपके स्लेट, संगमर, स्फटिक दिए हैं ये आपके रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ग्रेनाइट जो है ये आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। पहले समझ लेते हैं रूपांतरित चट्टान। देखिए, संगमर, क्वार्ट्ज ये आदि का मिश्रण होता है। अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में क्या होता है? ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो देखिए, जो अवसादी आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें जब ताप और दाब का ठीक है प्रभाव पड़ता है, इससे परिवर्तन आता है, रूपांतरित होता है। तो रूपांतरित जो होता है पत्थर या शैल, वह रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? जी हाँ, आपने नाम सुना होगा कायांतरित शैल का। अब आपको पहचानना भी है। ग्रेनाइट, स्लेट, संगमर, स्फटिक। तो सभी प्यारे मित्र बताएंगे कायांतरित शैल का उदाहरण। तो एक ही नाम आएगा, हम बात कर रहे हैं संगमरमर की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आग्नेय एवं अवसादी शैलों से ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण होने से कायांतरित शैल, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण किया जाता है। किससे? आग्नेय अवसादी शैलों में जब ताप दाब का प्रभाव करता है, इसके कारण कुछ परिवर्तन आते हैं, उसको कायांतरित शैल नाम दिया जाता है। और रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं या जिसे हम कायांतरित शैल कहते हैं, पृथ्वी की पपड़ी में एक बड़े हिस्से से बनती हैं और बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का, जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? जापान, नेपाल, चीन या भारत? आपका कमेंट सर्वोपर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जी हाँ, विश्व का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की, ये भारत की बात नहीं की जा रही है। यहाँ प्रश्न विश्व पर आता है। पर्वत, पठार, शिखर, महाद्वीप, ठीक है, सागर, महासागर, यहाँ पे विश्व लेवल के प्रश्न आते हैं। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो एक ही आपका नाम आना चाहिए, वह दोस्तों हम नेपाल की बात करेंगे। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट नेपाली में सागर माथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी में से है। और अगर माउंट केटू की बात करते हैं, देखिए, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में पड़ने वाली कंचनजंगा 2, ठीक है, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, दूसरी सबसे चोटी है। पहली तो आपकी सागर माथा हो गई नेपाल की, दूसरे नंबर में केटू है, इसका नाम 2 है, मतलब दूसरे नंबर पर है। और कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित कंचनजंगा ऊंचाई के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो तीनों क्लियर हो गया। फर्स्ट में आपका कौन सा है? नेपाल की बात करेंगे, दूसरा आपका केटू है, और तीसरा आपका कंचनजंगा भारतीय राज्य और सिक्किम, राज्य सिक्किम और नेपाल के बीच जो स्थित कंचनजंगा ऊंचाई के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट क्या कहता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी होगी? तो वह हम बात कर रहे हैं एंडीज पर्वत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, ठीक है, फ्यूजियाम है, कोटोपैक्सी है, कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह किलायु
नाम का ज्वालामुखी है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर। जी हाँ, तो कोटोपैक्सी की बात कर रहे हैं। शायद हो सकता है आपने नाम भी ना सुना होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन है, और जायसवाल सर के साथ लेट्स क्रैक फॉर टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज का मॉक क्वेश्चन क्या है? सभी प्यारे मित्र नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, गैलरी में सेव कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 30, 80, 78, 50। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर डिटेल के साथ जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हर एक कंसेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों शरों पर ही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।